नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर ले। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया था कि साहब सेल का ईएमएफ क्या होता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। देखो कहने के लिए तो आप डिफरेंस के बतौर याद करो, नहीं साहब इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो मुझे दिमाग में बैठना चाहिए। फिजिकल क्या है साहब? जब तक कोई भी सेल सर्किट में नहीं होता, सर्किट में ना होने का मतलब आप मार्केट से खरीद के लाए हो सब, बोल सही बात है नहीं? या आपने रेजिस्टेंस अप्लाई किया तो इनफाइनाइट लगा दिया, वो भी है। या सर्किट ओपन है, की निकाल रखी है, ये की मतलब है सारे। तो जब तक कोई भी सेल सर्किट में नहीं होता तो उसके जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन जैसे हम लोग उसको सर्किट में अप्लाई कर देते हैं तो कहानी बदल जाती है। तो सर्किट में अप्लाई होते सर्किट क्लोज हो जाता है, क्लोज लूप बन जाता है, करंट जो है सेल के अंदर होकर निकलना स्टार्ट कर देता है। जब करंट सेल के अंदर होकर निकलेगा तो भाई सेल है, उसका इंटरनल है, इंटरनल और उसमें रेजिस्टेंस वो करंट जाता है तो उसका पोटेंशियल तो खाएगा। तो उसके ईएमएफ में से कुछ हिस्सा वो खुद खा जाता है सेल। जब वो खुद खा जाएगा तो बचा हुआ जो आपको दिया गया है, सर्किट को जो दिया गया है, वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आपकी औकात है 10 रुपए खर्च करने की, मार्केट में दुकान पे जाके तुम्हारी औकात है 10 रुपए खर्च करने की, लेकिन तुम करते क्या हो कि 1 रुपया अपनी जेब में रखा, 9 खर्च कर दिए। तो जो 9 आपने दिए हैं दुकानदार को वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन आपकी औकात कितनी है 10 है, वो आपका ईएमएफ है। तो ये कहा गया सर वो एक अंदर ही रह गया, ठीक है ना, वो आपका वो पोटेंशियल वो क्या नाम है ड्रॉप हो गया किसका, सेल का। बात समझ में आई है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म V एंड E बट बोथ आर सेम व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होता है। ठीक है बेटे, तो ये कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था बेटे कि जो सेल टॉपिक सिलेबस के अंदर है, जो 12th में सेल्स पढ़ी जाती हैं फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग से मतलब नहीं होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर टॉपिक है सिलेबस का, वो क्या नाम है, सेल्स का सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे सेल्स इन सीरीज का टॉपिक, और आज ही कवर करेंगे पैरेलल का भी। फिर इन दोनों की मिक्सिंग आती है, मिक्सिंग को करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, शायद आज हो नहीं पाएगा, तो हेडिंग बनाओ सब, सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज, देखो सेल्स को सीरीज में कब बोला जाता है? सीरीज करंट से देखी जाती है, क्लियर सुन लो, करंट से। अगर करंट सेम जा रहा है हर सेल के अंदर तो समझ जाना सब वो सीरीज है, वो क्या है, सीरीज। ठीक है, तो मान लो बेटे, तो हम बताओ अभी डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन करते समय मैं लेट कर लेता हूँ टोटल n सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? n। ठीक है, और हर एक का ईएमएफ मैं ले लेता हूं साहब E, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेता हूं R, और आपने उनको सीरीज में जोड़ दिया। दीज आर द n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, और इन सभी के अक्रॉस या इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस जोड़ दिया। मतलब ये सर्किट है मेरा, एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने यहाँ पे, हो सकता है यहाँ 2 लगाए 3 लगाए, न्यूमेरिकल में तो कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना, वो एक्सटर्नल सर्किट है R। और इन सभी का ईएमएफ कितना है? E है, तो सभी का ईएमएफ E हो गया सब, और सभी का इंटरनल R है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिया है, लिख दिया है। दोनों अंदाज सही होते हैं, रिप्रेजेंटेशन में भी दे दिया जाता है, लिख भी दिया जाता है। ठीक है, तो तू जानता है कि वैसे मैं अगर स्मॉल r मैंने यहाँ पे दिखाया, लिख दिया है, तो इसका मतलब उसे यहाँ दिखाऊं या यहाँ दिखाऊं, कहीं दिखाऊं मेरी मर्जी है, क्योंकि वो सीरीज में होगा। ठीक है, किसी सेल का इंटरनल स्मॉल r है, आप दिखाना चाहो तो दिखाऊंगा तो फिर बक्से बनाने पड़ेंगे, फिगर अजीब सी लगेगी, लिख दिया है लैंग्वेज के अंदर। वो सही बात है नहीं? अब तो एक बात बता, जो करंट यहाँ से चल करके जाएगा, मान ले आई करंट निकालता हूँ फॉर एग्जांपल आई, क्या ये आई इसमें जाएगा? हाँ, और यही आई घूम करके यहाँ एंटर करेगा। क्या सभी सेल्स के अंदर जाने वाला करंट सेम है? हाँ, दैट्स व्हाई ये सेल सीरीज में है। ये किस में है? यही तो करंट है जो सब में घूम करके आ रहा। हाँ सर सीरीज है। एक बच्चा चुपचाप बैठा सोचता रहा कि बाई चांस सर इनमें से कोई सेल उल्टा जुड़ जाता तो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी एक सेल को यहाँ जोड़ देता हूँ, एक ये मैंने उल्टा जोड़ दिया, माइनस प्लस ऐसे जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस इधर कर दिया उसका, ये भी सीरीज है। हाँ ये भी सीरीज है, पर फिलहाल जो सेल जुड़े हुए हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के, मतलब रॉन्ग पोलैरिटी का हो या डिफरेंट पोलैरिटी से जोड़ रखे, मतलब पोलैरिटी सेम होने का मतलब प्लस माइनस जुड़ना चाहिए। ये माइनस माइनस जोड़ दिया साहब, हाँ, लेकिन ये है सीरीज ही बेटे। ठीक है ना, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल देता है ना इसके ऊपर, तो जानबूझ करके उस सेल को ना एक सेल को उल्टा करके देता है। ठीक है, तो लेकिन अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई हम सीधा ही ले लेते हैं, और न्यूमेरिकल के अंदर इस कांसेप्ट को देख लेंगे कि अगर उल्टा हो जाए तो क्या फर्क आना है। और आप बड़े बच्चे होना कुछ नहीं है सब, उसका ईएमएफ माइनस हो जाता है। ठीक है, ये कांसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसे कहता है सब, हाँ डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में ना बेटे हमको करंट का फॉर्मूला डिराइव करना होता है, कुछ नहीं है यार। ठीक है, तो देख इधर, तो बोल व्हाट इज आर इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है स्मॉल आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर है ये, स्मॉल आर इक्विवेलेंट का मतलब है सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट। तो बोलिए कितना, स्मॉल आर, आर कितने सेल्स हैं सब? n सेल्स हैं। या सभी को जोड़ता चला जाऊंगा तो आर इक्विवेलेंट आर प्लस में आर प्लस में आर प्लस में अप टू आर, या अप टू n टाइम्स लिख देता हूं, है ना, अप टू n टाइम्स। तो ये वैल्यू तेरे पास हो गई nr, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? nr। अब ये nr उसके साथ ये सीरीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सही है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इक्विवेलेंट, तो दैट वैल्यू शुड बी R इक्विवेलेंट और प्लस में कैपिटल R, दिस इक्वल्स टू nr प्लस में R।
NR प्लस में R। सर्किट का इक्विवेलेंट आ गया। हाँ, अब बच्चा बोला सर नेट ईएमएफ बताओ सर। अब तो एक बात बता बेटे, क्या प्लस माइनस जुड़ा हुआ? यस। तो ई नेट की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी ई नेट। तो दिस इज ई प्लस में ई प्लस में ई प्लस में ई, और सर कब तक? सब n टाइम्स। अगर n टाइम्स है तो ये इक्वल टू हो गया n ई की। अरे हाँ तो बोल यार भाई, 2-2 वोल्ट आप टॉर्च के अंदर जोड़ते हो सेल, टॉर्च जब बनाते हैं उसमें 3 सेल 4 सेल होते हैं, यही कहानी होती है प्लस माइनस। हाँ सर, आप जब छोटे थे साहब आपने खिलौने वो क्या नाम है खिलौने चलाए होंगे, उसमें सेल सीरीज में जुड़ जाते हैं। वो सही बात है नहीं? रिमोट के अंदर डालते हैं 2 सेल सीरीज पैरेलल, और क्या हमें एक प्लस माइनस सीरीज के अंदर डालते हैं। हाँ सर, तो नेट ईएमएफ बोल कितना हुआ? एन ई। तो बोल दिया फॉर आई करंट कितना हुआ? तो करंट की वैल्यू होती है सर ई नेट अपॉन आर इक्वेलेंट। देखो कभी भी ना बेटे फॉर्मूला खासतौर पे सेल्स के अंदर जब भी करंट लिखो ना तो कभी ई बाई आर मत बोलो, हमेशा यही बोलो ई नेट बाई आर इक्वेलेंट। बाई चांस कहीं ना कहीं कंसेप्ट छुपा होगा तो यहाँ ध्यान आ जाएगा। तो ई नेट कितना है सर? एन ई। आर इक्वेलेंट कितना है सर? एन आर प्लस में आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आई नेट या आई। ये डेरिवेशन है। बच्चा बोला सर ये टाइम पास? हाँ साहब ये टाइम पास डेरिवेशन है। अच्छा, एक आपके मन में ख्याल आ सकता है सर ये कोई कंपलसरी है कि सभी सेल इक्वल ईएमएफ के हों? नहीं साहब, कोई कंपलसरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सभी का इंटरनल सेम हो? नहीं साहब, डिफरेंट भी हो सकता है। फिर आप ये सबका सेम क्यों ले लिया? ये हम लोग डेरिवेशन जब करते हैं ना सीबीएसई के अंदर तो इक्वली लेके करते हैं बेटे, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट का ना ज्यादा बेटर ऑप्शन एक आगे जाके किरचॉफ लॉ है। जब आप इस पूरे इसको टॉपिक को पढ़ लोगे ना सेल्स को, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि सेल टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये तो सीबीएसई ने दे रखा है तो पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसका असली इसके ऊपर का कंसेप्ट किरचॉफ लॉ है, और वो एक ऐसा लॉ है चाहे सेल सीरीज में हो, पैरेलल में हो, उल्टा सीधा कहीं लग के आ जाओ साहब, वो सबके अंदर वैलिड होता है और असली भी वही है, ठीक है? तो जब उसे पढ़ लोगे ना तो आपको इनकी जरूरत भी नहीं पड़नी है। वही सर वो एक ऐसा नियम है सबको सॉल्व करेगा वो, ठीक है? हाँ, अगर वैसे बता देता हूँ, अगर एक डिफरेंट होते बेटे, डिफरेंट होते तो कोई फर्क नहीं, तो ई नेट की वैल्यू हो जाती है E1 प्लस में E2 प्लस में E3 प्लस में E4 इस हिसाब से। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो आर इक्विवेलेंट भी कुछ नहीं था, वो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 एंड सो है ना। आई लिखता तो और आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर जोड़ देता तो कैपिटल आर इक्विवेलेंट आ जाता। फिर जब मैं आई लिखता तो विद दिस अपन में दिस कर देता। अब वो बहुत बड़ा रिलेशन रह जाता। जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है बेटे? और ज्यादातर हम लोग रियल लाइफ में जब बैटरी बनाते हैं ना, वो क्या नाम बैटरी बनाते हैं, जब सेल्स को जोड़ते हैं तो इक्वल सेल को ही जोड़ते हैं, कभी छोटे बड़े सेल का नहीं जोड़े जाते सीरीज के अंदर। कभी आप ध्यान से देखना, जब टॉर्च की बात करते हैं, टॉर्च बनाते हैं, उसमें मान लो 3 सेल है, 4 सेल है, 5 सेल की टॉर्च है, 7 सेल की टॉर्च है, तो उसमें हमेशा डेढ़ की जोड़ते हैं, ठीक है? इक्वल की जोड़ा जाता है हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब बात आती है सीरीज की, ठीक है? तो दैट्स इक्वल का ही पढ़ा जाता है, ठीक? अब यहाँ से ना बेटे 2 छोटे कंसेप्ट पूछ लेता है मेरे से, 2 छोटे कंसेप्ट। और साहब ये कंसेप्ट नहीं है, ये जन्नत है। बच्चा बोला जन्नत? हाँ, वैसे छोटी जन्नत है, इतनी बड़ी भी नहीं है। कंसेप्ट ये है कि बेटे व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, कि व्हेन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन या वेरी ग्रेटर देन एन आर, और दूसरा बन जाएगा कि व्हेन एन आर इज वेरी ग्रेटर देन आर। 2 कंसेप्ट बनते हैं, सही है? स्पेशल केस है, याद हो जाएंगे, अच्छी बात है। तो साहब अगर ये ज्यादा बड़ा है तो साहब इसको इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। बोलो सही है सर? हाँ, तो अगर ये है तो इसको कर नेग्लेक्ट। सर एन आर गायब करता हूं तो ये आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है एन ई बाय आर, एन ई बाय आर। बच्चा बोला सर इसको मैं ध्यान से देखता हूं तो ये है एन टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर एक ही सेल होता, एक ही सेल लगा होता किसके ऊपर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ये आंसर आता। बात तो सही है सर? तो इट इज एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है? अगर तू इसको यहां पर करता है कि व्हेन दिस, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर ये नेग्लेक्ट होता है तो आई की वैल्यू तेरे पास आ जाती है, आई की वैल्यू तो एन ई अपॉन में एन आर, एन से एन गया, ये इक्वल टू बचा ई बाय आर। और तू ध्यान से देख ई बाय आर, ई तो एक सेल का ईएमएफ, आर उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक ही करंट का सेल है, ये मैक्सिमम बेसिक से पर है तो एक ही करंट का सेल। तो दिस इज द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। बच्चा बोला यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? यहाँ कंसेप्ट कुछ नहीं, एक छोटी सी बात है बेटे, बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना। 10 सेल दिए तेरे को, ये 10 सेल को सीरीज में जोड़ दे। अब तेरे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मिला वो इंटरनल के रेस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा था, कई गुना ज्यादा था। तो तेरे पास आंसर आया एन इंटू में करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। और जब एक्सटर्नल बहुत कम था, तेरे सेल ही इतने हैवी इंटरनल के थे, तो करंट आया ड्यू टू सिंगल सेल। तो तू एक बात बता, ऐसी सिचुएशन का कोई बेनिफिट है? मतलब तुम्हारा जो सेल तुम यूज कर रहे हो उनका इंटरनल बहुत ज्यादा हो और एक्सटर्नल हल्का पड़ जाए उनके सामने, तो साहब जो आउटपुट में आप भेजोगे वो एक ही सेल की वजह से करंट भेज पाओगे?
इसका तो कोई फायदा ना, तो इसका मतलब तामझाम लगाया 10 सेल लगाए सबको हटा, साहब एक ही सेल लगा उसी सेकंड ले ले, इससे बढ़िया तो बहुत सही बात है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन का कोई फायदा नहीं होता है सीरीज में यूज करने का। कब? कि जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस हैवी लग जाए किसी एक्सटर्नल से, ठीक है। हाँ, जब एक्सटर्नल हैवी होता है तो साहब जो मुझे करंट मिलता है वो NE/R मिलता है, NE/R। बात समझ में आई है? तो ये दो स्पेशल केस हैं, ठीक है बेटे, दोनों को लिख लेना। वैसे देखा जाए तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, कहने के लिए डेरिवेशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। तो है तो थ्योरी है तो बेटे लिखना तो पड़ेगा। तो आप हेडिंग बना के लिखना स्टार्ट करो। कंसीडर n cells, consider n cells, each of EMF E, each of EMF E, internal resistance small r, internal resistance small r, connected in series, connected in series to external resistance capital R, to external resistance capital R, to external resistance capital R, ठीक है बेटे। और इसको लिखने के बाद ये वाली फिगर बन जानी है, ठीक है। ये आप लिखना चाहो तो लिखो, कोई ये नहीं कंपलसरी बेटे, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और उसके बाद बस सीधा ये, हाँ इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो यहाँ लैंग्वेज लिख लेना ई नेट के लिए, ठीक है, कि द नेट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द EMF ऑफ n cells, सम ऑफ द EMF ऑफ n cells, ठीक है। और उसके बाद ये फिर ये दोनों स्पेशल केस हैं हमारे, ठीक। स्पेशल केस की कंडीशन के कॉरस्पॉन्ड अगर आप याद हो जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है कि साहब एक्सटर्नल हैवी होता है तो ये आंसर आता है, इंटरनल हैवी हो जाते हैं तो ये आंसर आता है। नहीं तो आप इसको याद रखो, इसे ड्राइव कर लो, ठीक है। अच्छा, जब आप ये दो कंडीशन लिखोगे ना बेटे, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर दो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन है वो इसके कॉरस्पॉन्ड है। तो अगर आप ऐसे ही लिख रहे हो तो बीच में जो लाइन डली है तो वो लाइन आपको यहाँ लिखनी है इसके नीचे, और जो दूसरे वाली लाइन है वो इसके कॉरस्पॉन्ड है, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेना, पहले वाली को यहाँ लिख देना और दूसरे वाली को इसके नीचे लिख देना। बात समझ में आई है, ठीक है। तो आराम से स्क्रीन को रोक, ठीक है, और नोट कर ले लिया बेटे। अच्छा, नोट डाल के लिखना चाहो तो उसके नीचे डेरिवेशन पूरा हुआ, ठीक है, बाई चांस आता है तो ये पूरा हुआ। नीचे नोट डाल के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेशक से आप ना 4 सेल के लिए ही लिख दो, मैंने 4 के लिए लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। 4 के लिए लिखा हुआ है कि 4 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और फिगर बनाना चाहो तो फिगर भी 4 के लिए ही बना देना, ये लो यही फिगर वापस बना दो, ठीक है। इसको E1 डाल देना, इसे E2, इसे E3 और इसे E4, इसको R1 डाल दो, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। ये नोट है, सही है। तो आप नोट डाल के उसमें लिखना चाहो तो लिख देना कि व्हेन EMF ऑफ सेल्स आर डिफरेंट, व्हेन EMF ऑफ सेल्स आर डिफरेंट। तो ये सेम पोलैरिटी कहलाती है बेटे, सेम पोलैरिटी से बोलते हैं, ठीक है। माइनस प्लस एक सीक्वेंस में जुड़ जाना ही सेम पोलैरिटी है, मतलब इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक वे से अरेंजमेंट होना। एक रिवर्स पोलैरिटी के साथ आ जाए, मतलब उल्टा आ जाए, तो जब आप ये 4 की फिगर बना के ये 4 लिख दोगे, फिर वापस फिगर बनाना इफ एनी वन ऑफ द सेल गेट रिवर्स्ड, कोई भी जो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और जब वो वापस रिवर्स हो जाता है तो मैं उस फिगर के अंदर ये फिगर इसी में बदल देता हूँ, आप वापस ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो इस सेल को पलट देता हूँ मैं, ये पलट दिया, माइनस कर दिया ना, तो अब तेरे पास जो ई नेट है ना बेटे, ई नेट, तो करंट तो जो 3 सेल है ये तीनों बट एक ही तरफ है, हाँ सर, तो नेट करंट इधर ही चलेगा, ठीक है। हमने लेट किया हुआ है, इनसे भी है। तो E1 फिर माइनस में E2 प्लस में E3 और प्लस में E4। एक बच्चा बोला सर जरूरी है E2 अगर इन सबसे बड़ा हुआ तो, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, करंट माइनस आ जाएगा। और जब मैं आपको किरचॉफ लॉ पढ़ाऊंगा और जब उसमें क्लियर कर दूंगा कि अगर करंट माइनस आ जाता है सर्किट के अंदर तो घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब है आपने डायरेक्शन उल्टी ले रखी थी, आपने डायरेक्शन रिवर्स ले रखी है, ठीक है। बस वो डायरेक्शन को पलट लो, बाकी सब सही आएगा। ये माइनस आ गया, ध्यान से सुन लो, ठीक है, लाल पेन से कर देता हूँ, ये माइनस है साहब, ये अंदर आता है। फिर एक बच्चा बोला सर चलो ये तो ठीक है, तो जो सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या वो भी रिवर्स हो जाएगा? नहीं साहब, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है साहब, वो रिवर्स नहीं होगा, ये क्लियर सुन लो, इसी वजह से लिखाया गया है। क्योंकि कई बार इसमें न्यूमेरिकल इतना बढ़िया बना के पूछता है, ठीक है, कि बच्चा रेजिस्टेंस को भी घटा लेता है। और हाँ तो बोल, मैं तुझे अगर बतौर न्यूमेरिकल वैसे पूछूं कंसेप्चुअल कि मान लो यही 4 सेल है साहब, ठीक है, इधर देखना, ये 4 सेल मैं तुझे गिवन करता हूँ और कुछ इस हिसाब से जोड़ करके दिए साहब, 2-2 वोल्ट के हैं सभी, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, और इंटरनल सभी का 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। तो बोलिए सर ई नेट कितना? सर ई नेट इस सर्किट का लिखा जाएगा 8 वोल्ट, इसका स्मॉल आर इक्विवेलेंट लिखा जाएगा 4 वोल्ट 4 ओम का, है ना। और फिर वो कहता है कि इसका एनी वन ऑफ द सेल गेट रिवर्स्ड, फिर इस किसी एक को रिवर्स करने को बोलता है, तो किसी एक को रिवर्स करता हूं, मान लो एक ये लेके फिर इसको रिवर्स कर देता हूं, लेट एनी वन ऑफ द सेल गेट रिवर्स्ड। तो व्हाट इज ई नेट? तो साहब ई नेट तेरे पास हो जाएगा 2 घटा के 2 जमा के 2 जमा के 2, साहब ये 4 वोल्ट हो गया। इसमें बताऊं गलती क्या करता है बच्चा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन 5 सेल के लिए 4 सेल के लिए पेपर में आया, तो फर्स्ट पार्ट में ये आएगा, फिर कर दिया,
फिर सेकंड पार्ट में जल्दी जल्दी में क्या करता है सर, एनी वन ऑफ द सेल, एक सेल रिवर्स किया है तो 2 घट जाएगा, वो 2 घटा देता है 8 में से 6 बचा के बैठ जाता है। साहब सेल उल्टा हुआ है, बराबर के सेल है, दूसरे को खा जाएगा सेल, दूसरे को खा जाएगा। बात समझ आई है? दूसरे को खाने का मतलब है 2 को लेकर बैठ जाता है, 4 वोल्ट का बचा सिस्टम, एनी वन ऑफ द सेल गेट रिवर्स्ड, ठीक है। और फिर आई और आर इक्विवेलेंट, सर आर इक्विवेलेंट वही रहेगा 4 ओम का, आर इक्विवेलेंट में फर्क नहीं आएगा, पहले भी 4 था अब भी 4 था, पहले भी 4 था अब भी 4 था। क्लियर है? ये किसी जमाने में क्वेश्चन आया था, किसी जमाने में 5 सेल दिए गए थे, 2 के यही डाटा था 5 सेल, तो ईएमएफ 10 वोल्ट हुआ, इंटरनल 10 वो क्या नाम 5 ओम हुआ, फिर एनी वन ऑफ द सेल गेट रिवर्स्ड, तो बच्चे ने 10 में से जल्दी जल्दी में 2 घटा दिया कि 1 उल्टा हुआ है, नहीं साहब 4 घट जाता है, ठीक है। वो इक्वेशन में लिखोगे साफ पता चलता है, इसे काट लेगा, रेजिस्टेंस में फर्क नहीं आता है। तो जो आप नोट लिख रहे हैं ना, नोट के अंदर ये वाली फिगर बन के ये फिर दोबारा फिगर बन के ये एग्जांपल भी, फिर ये भी एग्जांपल, और वहाँ हिंदी में लिख देना है, हिंदी में। क्लियर है? अगर एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है तो उसका ईएमएफ माइनस होता है, और जो माइनस होता है तो साहब वो काट देता है दूसरे को। इसलिए कभी भी आप जैसे बैटरी बना रहे हो, एक भी सेल उल्टा लग गया ना तो 2 सेल खत्म होंगे एक साथ ही। 4 सेल यूज कर रहे थे, बैटरी बना रहे थे और एक सेल उसमें उल्टा लग गया, तो ये नहीं है कि एक सेल उल्टा गया 3 बच गए, नहीं साहब 2 गए, 2 ही बचते हैं 4 में से, ठीक है। तो रोक स्क्रीन को और फटाफट नोट कर आ जाओ बेटे। इसमें एक न्यूमेरिकल देख है, सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है ना, फिर भी करा देता हूँ आपको, एक तो ये अंदाजा हो जाएगा बोर्ड में से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बेसिक से इस मेथड से मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ बेटे, ठीक है, जो पढ़ाया उसे भी आप भी करा रहा हूँ, लेकिन क्लियर सुन लो, ये किरचॉफ लॉ से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब किरचॉफ लॉ आ जाएगा तो आपको ये प्रोसेस करना, ई नेट लिखना ये नहीं करना है, वो लूप लॉ आएगा वो अप्लाई करना ना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी वही मेथड उठा रहा हूँ अभी जो ये पढ़ाया है। मैंने ध्यान से देखा सब सेल, 3 सेल मुझे दे रखे हैं, इसका प्लस माइनस चेक करिए सर ये दोनों सेल तो एक प्रकार से सीधे जोड़ रखे हैं, मतलब ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, तो ये दोनों एक प्रकार से सीधे हैं, तो 6 तो करंट धरी चलना ही कंपलसरी है भाई, 6 ई हो गया, वो ये में दे रखा ई, ठीक है ना, तो ई 2 ई और 5 ई, तो बोल सर्किट का पहले तो ई नेट बोल कितना हो गया सर, ई नेट हो गया, इधर नेट लेना है तो इसी साइड इन दोनों को सम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ई माइनस ऑफ 2 ई प्लस ऑफ 5 ई, ठीक है बेटे, तो ये तेरे पास हो गया 4 ई। लेकिन रेजिस्टेंस से इसका प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता सर, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो सम ही होगा, तो दैट इज आर प्लस में 2r प्लस में 3r दैट इज इक्वल टू 6r। बोल बात समझ में आई है? ठीक है सर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इक्विवेलेंट, तो दिस इज आर इक्विवेलेंट प्लस, तो दिस इज 6r प्लस में r, तो आई की वैल्यू सर्किट में हो गई बेटे वो ई नेट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, तो बोल आंसर कितना, ई नेट है मेरे पास 4e अपॉन में 6r प्लस में कैपिटल r, ये आंसर था। अब ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ठीक है। हाँ, टाइम पास करने के लिए एक पार्ट और कहता है सब आई का करंट कैपिटल है, वो आई का ग्राफ कैपिटल आर के साथ बनाइए, वेरिएशन ऑफ आई विद आर, क्योंकि ना बेटे वेरिएबल दे रखा है, तो वेरिएबल का मतलब आर बढ़ घट सकता है, ठीक है। तो सब कॉमन सेंस कहती है डिनोमिनेटर बनाया हुआ है, अगर तू आर को बढ़ाएगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो करंट घटेगा, तो अगर वो आपसे वेरिएशन बनवाना चाहता है, ठीक है, आई का वेरिएशन आर के साथ, तो डिक्रीजिंग का ग्राफ आता है, ठीक है, डिक्रीजिंग आ जाएगी सिंपली, ठीक है, क्योंकि जब आर की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 0 होगी तो सर्किट में कुछ ना कुछ तो करंट होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो बेशक से यहाँ से उठा लो, थोड़ा दूर से उठा लो, ये बात है, डिक्रीजिंग दिखा दो, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो रोक स्क्रीन को, क्वेश्चन लिख, सॉल्यूशन लिख। अब हेडिंग बना बेटे सेल्स इन पैरेलल, चीज का कंसेप्ट पूरा हुआ, सेल्स इन पैरेलल। देखो बताओ डेरिवेशन देखते हैं तो सेम वही सिचुएशन ले लेते हैं बेटे, ठीक है, वही n सेल्स, ठीक है, सभी का ईएमएफ ई और इंटरनल आर, सेम ईएमएफ के लिए डेरिवेशन किए जाते हैं, डिफरेंट ईएमएफ के लिए डेरिवेशन नहीं होते, ठीक है बेटे। और पैरेलल में तो सच्चाई पूछो डिफरेंट ईएमएफ का डेरिवेशन का बेनिफिट भी नहीं है, किरचॉफ लॉ ही अप्लाई होता है। अब सेल्स ले लेते हैं बेटे डिफरेंट, सॉरी सेम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के, और वो कहता है कि सब पैरेलल के अंदर जोड़ने हैं सेल्स। डॉट डॉट डालने का मतलब है यहाँ पर कि सेल्स जो है ज़्यादा है, ठीक है, बीच में छोटी है, और कब इंटरनल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ इंटरनल दिखा देते हैं स्मॉल आर, एक फीलिंग आ जाएगी ये पैरेलल में है सभी का ईएमएफ सेम है बेटे, ईएमएफ क्या लिया हुआ है फिलहाल से, ठीक है। और ये जो सर्किट मेरे पास है एन सेल्स का जो पैरेलल में जोड़े हैं, इन सभी को उठा करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया, ये जोड़ दिया सब, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाइड, ठीक है साहब। वही डेरिवेशन करंट का, तो सबसे पहले तो ई नेट बताओ बेटे, ई नेट कितना होगा, तो तुम बड़े बच्चों ध्यान से देख, सभी का सेल्स का जो टर्मिनल है बेटे वो एक ही जगह जोड़ के दिया हुआ है, देख इन सभी सेल्स का टर्मिनल एक ही जगह है, और ये वाला टर्मिनल एक जगह है, ये इंटरनल तो इसके अंदर घुसा हुआ है, ये टर्मिनल एक जगह है। मैं आपको कहने के लिए बोल देता हूँ 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट 10 वोल्ट का है, तो साहब ये भी 10 वोल्ट का हुआ, वो उधर बोलने को मैं 2 वोल्ट बोल देता हूँ तो ये 2 वोल्ट का हुआ, 0 वोल्ट बोल देता हूँ 0 का हुआ,
यानी का मतलब है कि हर एक सेल के अक्रॉस जो ईएमएफ है, वो सही बात है नहीं, वही मेरे इसके अक्रॉस है। बोल क्लियर है? तो इस सिचुएशन पैरेलल के अंदर ना बेसिकली होता क्या है कि पैरेलल के अंदर सेल्स जोड़ने से नेट ईएमएफ नहीं बढ़ता, हाँ इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ जाएगा। तुम बड़े बच्चों को सोच के देख, ये जो इलेक्ट्रोड थे, जैसे कॉपर की रॉड थी और जिंक की रॉड थी, जो हमने वहां कंसेप्ट में समझी थी, सभी पैरेलल में जुड़ गई। जो इलेक्ट्रोड है वो एक रॉड है, ऐसी दुनिया भर की रॉड आ गई अब। तो ध्यान रखना, पैरेलल में जोड़ने से नेट ईएमएफ नहीं बढ़ता है साहब, लेकिन इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी तो डेरिवेशन अपना वही पुराना कि साहब ई नेट, तो ई नेट में कंसेप्चुअली समझ गया, कोई फर्क नहीं आएगा, तो दैट इज इक्वल टू ई। ई नेट किसके बराबर होगा? ई के। अब आर इक्विवेलेंट निकालो, तो आर इक्विवेलेंट देखता हूं तो सर ये सभी के सभी पैरेलल में हैं, क्योंकि सभी का एक एंड एक जगह, दूसरा एंड दूसरी जगह है। तो यहाँ पे ना बेटे स्मॉल आर इक्विवेलेंट अलग से लिख देता हूँ, स्मॉल आर का इक्विवेलेंट, तो दिस इज 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r और अप टू n टाइम्स, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू n/r, n/r। तो यहां से मेरे पास आ गया, तो दिस इंप्लाइज r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया r/n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इक्विवेलेंट? तो कैपिटल R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई बेटे कैपिटल R प्लस में R इक्विवेलेंट, तो दिस इज इक्वल टू R प्लस में R/n, R प्लस में R/n। ठीक है, तो देयरफॉर करंट, तो दिस इज इक्वल टू E नेट बाय R इक्विवेलेंट, E नेट की वैल्यू, तो E नेट की वैल्यू E है, और दिस इज R प्लस में R/n। ये आंसर आता है साहब। बोल बात समझ में आई है? ठीक है, अब तू चाहे इसको स्पेशल केस बना के देख ले, इसके अंदर भाई वही दो स्पेशल केस बन जाएंगे बेटे यहाँ पर भी। ठीक है, कौन कौन सा साहब? तो पहला तो व्हेन R इज ग्रेटर देन NR, व्हेन R इज वेरी वेरी सॉरी कैपिटल R, व्हेन कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R/n, और दूसरा बन जाएगा कि व्हेन R/n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। जो छोटा है उसे नेगलेक्ट मार भाई, जब मैं इसको नेगलेक्ट करूंगा R/n को, तो तेरे पास आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू E/R, I इक्वल टू E/R। और ये है करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। अगर तेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब R/n की वैल्यू बहुत कम है, तो इससे बढ़िया तो एक ही सेल उठाओ, है ना, और R के एक उसमें जोड़ दो, एक अकेला सेल और अकेले इसके ऊपर। सही है, तो ऐसी सिचुएशन का कोई बेनिफिट होता नहीं है कि एक सेल का ही करंट उठाना हो। जो पहला जुड़ने का बेनिफिट क्या था वे? हाँ, अगर R/n की वैल्यू ज्यादा है तो ये नेगलेक्ट होगा बेटे, और ये नेगलेक्ट होगा तो देयरफॉर I की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, I की वैल्यू, तो E अपॉन में R/n, अब n ऊपर चला गया, तो इट इज इक्वल टू n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो अब की बार जो करंट है बेटे वो सिंगल सेल के n टाइम्स हो गया। हाँ, इनका इसका बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो करंट का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं वहां से कंक्लूजन लिख लेते हैं दोनों से, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा तो ये, तो इसका इतना अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नो ऑफ यू, वो क्या नाम है, नो ऑफ यूज, ठीक है ना, इज ऑफ नो यूज, ठीक है ना। और साहब इसका ये n टाइम्स हो जाता है। ठीक, तो अब हमने, आप लैंग्वेज में लिख लो बेटे, कंसीडर वो n सेल्स जो कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस R, ठीक है, उसके बाद ये, और इसको लिखने के बाद फिर यही दो पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट में लिख देना देयर इज नो यूज ऑफ दिस टाइप कॉम्बिनेशन, ठीक है, और इसके अंदर लिखना चाहो तो ये जो है इसके नीचे लिख देना कि दिस इज द करंट n टाइम्स ड्यू टू अ सिंगल सेल। ठीक, तो रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर लिख लिया बेटे। तो ये आंसर था। देखो बेटे ये सेम सेल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, डिफरेंट सेल्स के लिए कोई डेरिवेशन ड्राइव नहीं किया जाता है। आपके मन में ख्याल आ सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट का क्यों नहीं कराया, क्योंकि डिफरेंट के लिए होता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ तो खैर इसके लिए भी है, लेकिन डिफरेंट का डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है। और कंफ्यूजन क्या ड्रॉ होता है? कंफ्यूजन ये होता है, ऐसा पैरेलल के अंदर अगर सेम ईएमएफ जुड़ जाते हैं तो नेट ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ जाता है। कॉपर की रॉड कॉपर के साथ जुड़ती चली जाएंगी तो इलेक्ट्रोड तो बड़ा हो ही गया सब, ठीक है ना। और साहब जो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट, वो 1/r प्लस 1/r मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आप चाहो तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको भी नोट डाल के इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है बेटे, है छोटी सी बात, लेकिन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है बेटे। तो ये कर दिया हमने। अब बेटे जो जहां तक बात है ना डिफरेंट ईएमएफ की, ये सेम ईएमएफ है, अगर बात है डिफरेंट ईएमएफ की, तो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में आज तक आया है, सही है, मतलब दो सेल्स डिफरेंट ईएमएफ के डिफरेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ दिए गए, सर्किट गिवन आया था, लैंग्वेज में भी आ चुका है, ठीक है, सर्किट गिवन भी आया हुआ है, लैंग्वेज में भी आया हुआ है। वैसे क्वेश्चन कहता है साहब इक्विवेलेंट ईएमएफ बताइए कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो बच्चा बेटे बोला सर देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल्स टू 1/r होना है ना। फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखिए बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस, तीन पार्ट हो गए इसके, ठीक है ना। तो आप हम लोग ना बेटे इसको बतौर डेरिवेशन कवर कर लेते हैं,
ठीक है, तो आप स्क्रीन को रोक के पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का, ठीक। तो एक बार स्क्रीन को रोक के इस क्वेश्चन को लिख लो। आ जाओ बेटे। तो कंसेप्ट क्या गिवन किया है कि सर मुझे 2 सेल दे रखे हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है, 2 सेल कंसीडर कर लेता हूं डिफरेंट ईएमएफ के और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। डिजाइन कुछ भी हो सकती है, उसकी अपनी डिजाइन थी, हमारी अपनी है। इसका ईएमएफ E1 दे रखा है, इसका E2 दिया हुआ है, इसका इंटरनल R1 है, इसका R2 है साहब, ठीक है। और ये 2 पॉइंट हो गए, एक A हो गया और एक ये B हो गया, बोल सही है। इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल बनाइए, तो ये सिंगल सेल बना दिया और उसके अक्रॉस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दिया, ठीक है बेटे। तो ये पॉइंट ए रखा, ये भी रखा, उसने यही तो कहा था कि दोनों इस कॉम्बिनेशन का सिंगल कॉम्बिनेशन, तो सिंगल सेल बना के तो ये नेट ईएमएफ इसको लिख देता हूँ इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ आर इक्विवेलेंट। बहुत सही बात है। अब तुम बड़े बच्चे को सोच के बोलना बेटे, मान लो ये फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट छोड़ता है एक्स और ये छोड़ता है वाई, भाई यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा ना, यहाँ ऐसे, तो यहाँ से एक्स आएगा, यहाँ से वाई आएगा, तो एक्स प्लस वाई उसमें आएगा, तो यहाँ से आने वाला करंट हो गया एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब इसको भी एक्स प्लस वाई ही छोड़ना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाओ, इसको भी x प्लस वाई ही छोड़ना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाओ, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है ये। कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस ए और बी का है वही यहाँ होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सच्चाई। बोलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, पहले इसी का लिख देते हैं v। बोला सर डिस्चार्जिंग में है, हाँ सब डिस्चार्जिंग में, तो बोल सर v इज मस्ट बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर, सही है ना। तो E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर, आई वो करंट है जो इसने छोड़ा, उसकी वैल्यू आई है, ठीक है, एक्स पर आई ले लिया, आई इंटू में आर इक्विवेलेंट, ये है। बहुत सही बात है। तो जो भी यहाँ पर है वही भी यहाँ होना चाहिए, ठीक है बेटे। यहाँ होने का मतलब है वही भी यहाँ होना चाहिए सब। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही भी यहाँ होना चाहिए, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट का अंतर है, तो साहब ये भी 10 होगा, तो ये तो अपने आप 10 हो ही गया, ये भी 10 है। इसी का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन चाहता है तो पोटेंशियल थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल सेम चलना चाहिए, ठीक है बेटे। उसने कहा डेरिवेशन करिए साहब, आज कर देते हैं साहब। क्या ऊपर वाला सेल डिस्चार्जिंग में? हाँ सर डिस्चार्जिंग में है, तो पहले वाले सेल के लिए लिख, सही है। तो v की वैल्यू होती है v इक्वल टू E माइनस आई आर, तो E1 माइनस एक्स R1, क्या स्टेप से लिखा है? डिस्चार्जिंग के अंदर है, पोटेंशियल सेम चलना है, तो v की वैल्यू क्या लिखी? E1 माइनस आई आर, तो मैंने जानबूझ के उसको x लिया हुआ है, ठीक है। आप I1 I2 ले सकते हो, लेकिन मेरे को x5 लिखना अच्छा लगता है, ठीक है। E माइनस आई आर एक्स आर, बहुत सही बात है। यहाँ से अगर तू एक्स आर की वैल्यू लिखता है तो एक्स ऑफ R1 की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी E1 माइनस में v, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई बेटे E1 बाय R1 माइनस v बाय R1, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। हाँ तो बोल इन द सेम फॉर्मेट अगर दूसरे के लिए लिखेगा तो लिखियो सर उसका भी यही रहेगा, लेकिन इक्वेशन हो जाएगी E माइनस वाई ऑफ R2, सही है साहब। तो y ऑफ R2 की वैल्यू हो गई E2 माइनस में v, तो y की वैल्यू तेरे पास हो गई E2 बाय R2 माइनस v बाय R2, ये हो गया सेकेंड। और हाँ या ना बोल, बात समझ में आई है। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करिए, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करो, तो बोलिए i की वैल्यू क्या हो गई? तो i की वैल्यू मेरे पास हो गई x प्लस वाई, भाई नेट करंट तो यही आना है ना बेटे i, तो दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू x प्लस वाई। अगर i की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर है तो करंट से, तो ये हो गया E1 बाय R1 माइनस v बाय R1 प्लस E2 बाय R2 और माइनस ऑफ v बाय R2, e को अलग कर v को अलग कर ले, तो i की वैल्यू तेरे पास आ गई बेटे E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस, ये दोनों एक साथ कर लिए, माइनस v कॉमन हो जाएगा वहां से, ठीक है। चलो ऐसे लिखते v बाय R1 प्लस v बाय R2, चेक कर ले एक बार, ये माइनस कॉमन कर दिया ना, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा, बहुत सही बात है। इसको सॉल्व कर, तो i की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 माइनस v इंटू, सही है, 1 बाय R1 बेटे 1 बाय R2, तो रिवर्स करके ही लिख देता हूँ सीधा, तो दिस इज R1 प्लस में R2 अपॉन में R1 R2, क्या स्टेप सही है? हाँ तो बोल यार, बोल सही है, हाँ ठीक है सर। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बोल बेटे कि मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए वो ये v इस फॉर्म में चाहिए कुछ, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर, इसको इधर लेकर क्या, तो v की वैल्यू v इधर आ गया, तो ये हो गया R1 प्लस में R2 डिवाइड बाय R1 R2, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो इट इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और उधर आ गया ये माइनस आ जाएगा बेटे i। और हाँ तो बोल यार, बहुत सही बात है। अगर माइनस है बेटे अब इसको अपॉन में उतार दे, इसको, तो देयरफॉर v की वैल्यू तेरे पास मार्केट में, मैं एक ही स्टेप लिख रहा हूँ बेटे, बड़े बच्चे हो, ये अगर अपॉन में आएगा तो रिवर्स होकर R1 R2 कट जाएगा, R1 प्लस R2 बचेगा, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2, ध्यान से देख लो एक बार, ये इसके अपॉन में आया है और यही इसके अपॉन में आया है, ठीक है। तो इसके अपॉन में जब आएगा तो R1 R2 कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 नीचे बचेगा, इसलिए मैंने उसको रेड पेन से लिखा है, ठीक है। और ये हो गया माइनस ऑफ i, अब ये इसके अपॉन में आएगा, अपॉन में हो गया रिवर्स हो जाएगा,
ठीक है बेटे, रिवर्स होगा तो वो ऊपर हो जाएगा R1 R2 और अपॉन में हो जाएगा R1 प्लस में R2। बहुत सही बात है। अब ध्यान से देख, दोनों सेल से या दोनों सेल का जो पोटेंशियल का कंसेप्ट फॉर्मूला निकल के आया वो ये सेल निकल के आया, और जब इक्विवेलेंट अकेला होता है तो ये आंसर होता है। तो क्या साहब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दे साहब कंपेयर। तो दो सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ मार्केट में आता है, दो सेल का इक्विवेलेंट, तो वो फॉर्मूला आ गया बेटे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस में R2, और ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। इसको तो मैं वैसे भी जान गया था, पैरेलल है तो वही आएगा 1 बाय R इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इसने सीधा लिख रखा, ठीक है ना। तो ये तेरे पास आ गया R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। और हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आई है, ये आंसर है ऐसा। तो फर्स्ट पार्ट में बोलता है इक्विवेलेंट ईएमएफ बताइए, ये रहा साहब। सेकंड पार्ट में बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ये रहा साहब। हाँ थर्ड पार्ट में क्या गया, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ये रहा साहब, ये थर्ड पार्ट है। और हाँ तो वो जो थर्ड हमने पहले लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब ये पहला जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का बन गया इसमें, ये फर्स्ट पार्ट जब सॉल्व करोगे ना पूरा, ठीक है, उसके अंदर फिर 1 मार्क्स का ये गया, 1 का ये रिजल्ट गया और 1 का वो रिजल्ट गया। बात समझ में आई है, ये कंसेप्ट है बेटे। तो रो की स्क्रीन को फटाफट नोट कर ले, लिख लिया बेटे, ठीक है ना। अब ये ना आपको ये बेशक से हिंदी में लिख लेना ऊपर कि साहब ये पोटेंशियल सेम रहा है, ठीक है ना। अपनी जो भी समझ में आया अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कल को आपको ये समझ में आना चाहिए कि वी क्यों सेम चला जाए, ठीक है बेटे। अच्छा अगर बाई चांस ये 2 से ज्यादा सेल आ जाए, 2 आ जाए, 2 से ज्यादा 3 आ जाए, 4 आ जाए सब, तो क्लियर सुनो, प्रोसेस तो बेटे यही होता है ड्राइव करने का, ठीक है। प्रोसेस तो यही है भाई, प्रोसेस थोड़ी बदलेगा, पर उसमें 3 करंट लेके चलेंगे। तो मैं आपको सीधा ही रिजल्ट लिखा देता हूँ, ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। तो आप नीचे नोट डाल के लिख दो, ठीक है, नोट डाल के 4 डिफरेंट ईएमएफ सेल्स, 4 डिफरेंट ईएमएफ सेल्स। तो बेटे जो ई इक्विवेलेंट आता है ना, ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर, आप सीधे लिख देता हूँ, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट जैसे 2 सेल का ई इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला आया था, इसी फॉर्मूले को अगर तुम मॉडिफाई करोगे तो इस फॉर्मेट का फॉर्मूला आता है बेटे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, E2 बाय R2, ठीक है। क्योंकि जब आप इसकी एलसीएम लेते हो तभी ये रिजल्ट बना था ना, वो सही है। और इस हिसाब से चलता रहता है ये E3 बाय R3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। और ये ब्रैकेट में बंद और फिर R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई, R1 बाय R इक्विवेलेंट नहीं, ध्यान से सुनो, ये R इक्विवेलेंट है। हाँ इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी याद कर लेते हैं हम लोग, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन, सही है। और 1 बाय R इक्विवेलेंट तो तू जानते ही बेटे, 1 बाय R इक्विवेलेंट तो सब ये पैरेलल चल रहा है, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, क्लियर है। ये है अगर 2 से ज्यादा सेल आ जाते हैं तो, पर क्लियर सुन लो, 2 से ज्यादा सेल की कभी नौबत आनी नहीं है, क्योंकि इसका अभी आगे बाप आना है, उसे कहते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, मैं तो इस फॉर्मूले से कराऊंगा सब, क्योंकि पढ़ाई है इसे कराऊंगा, लेकिन जब किरचॉफ लॉ कराऊंगा ना फिर इसी न्यूमेरिकल को तुम दोबारा करोगे, ये तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक इसके रेस्पेक्ट में किरचॉफ क्यों इंपॉर्टेंट है। रो की स्क्रीन को नोट कर ले, आ जा बेटे। अब ये क्वेश्चन देख, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला डायरेक्ट लिया ना उसके ऊपर। अब ये इसने पूछी इक्विवेलेंट लिया है तो भाई फिर तो मजबूरी है, फिर किरचॉफ लॉ क्या करेगा, ठीक है बेटे। आ जाओ सब, कहता है इस सिस्टम का इक्विवेलेंट लिखो। बच्चा बोला सर यही तो किया था मैंने अभी, हाँ सब यही किया था, ठीक है। तो बोलिए साहब फॉर्मूला क्या था सर, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मेरे पास आया था E1 R1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है साहब। E1 इसको मान ले तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1.5 इंटू में 0.3 प्लस 0.2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 इंटू में 0.2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2, दिस इज 0.2 प्लस में 0.3, आया ना, कर मल्टीप्लाई 15 दिया 45, तो 0.45 प्लस 2 दूनी 4, 0.40 कर देता हूँ, ठीक है, 0.4, ठीक है। और ये हो गया 0.5, ठीक है। तो ये हो गया 95 बटा, ठीक है, तो ये 1.7, ठीक है। तो ये आ गया 1.7, दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। वो 1.5 का था, वो 2 का 1.7 निकला पहले मेथड के। फिर R इक्विवेलेंट भी पूछता है, तो साहब R इक्विवेलेंट तो मैं जानते हैं, 2 का सीधा ही लिखा बेटे, ठीक है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 को रिवर्स करके, तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 कितना है, तो 0.2 इंटू में 0.3 डिवाइड बाई 0.2 प्लस में 0.3, बहुत सही बात है। सॉल्व कर 0.06 बाई 0.5 है ना, तो ये आ गया तेरे पास 0.06 बाई 0.5, 12 पंजे 60, 0.12 है ना, तो 0.12 होगा, ये आंसर आया। और हाँ तो बोल यार, अब जब न्यूमेरिकल पूछ ही मेरे डायरेक्ट क्लियर फॉर्मूले पे, फिर तो मजबूरी है। हाँ इसके अलावा कुछ भी खेल खेलता ना, वो रेजिस्टेंस लगा के दे देता, करंट पूछता, फलाने का, तो किरचॉफ लॉ जाता, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन करा दिया क्योंकि डायरेक्ट है, ठीक है।
रोक स्क्रीन को नोट कर। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात समझना इधर, अगर बेटे ये मेरे से बाई चांस कंसेप्चुअली कभी पूछ बैठे कि अगर सेल इनमें कोई उल्टा जुड़ जाए तो क्या होगा, जैसे देखना यही डेरिवेशन किया मैंने, यही है, और इसमें इस सेल को उल्टा कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी सीरीज में बताया था ना आपको कि साहब एक सेल उल्टा जुड़ जाए तो आप ना इसको नोट डाल के बेशक से वहीं लिख देना, ये E1 R1 है, ये E2 R2 है, बोल सही बात है, तो कोई फर्क नहीं होता बेटे, E2 रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, E1 जुड़ा होता तो E1 रिवर्स हो जाता, या मैंने E2 जोड़ा है तो E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है ना बेटे वो बदल जाएगा, वो तेरे पास E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये अंतर आता है, ठीक है, तो जो E2 माइनस का था उल्टा होगा ना, E2 माइनस आ गया, यहाँ प्लस हुआ माइनस हो जाता, बस ये अंतर आएगा, क्लियर है, तो आपने इसको नोट डाल के जहाँ पे डेरिवेशन हुआ है ना वहीं पे नीचे नोट डाल के इसको लिखना पहले, फिर इस न्यूमेरिकल आना, न्यूमेरिकल को लेना, ठीक, रोक स्क्रीन को नोट कर। आ जा नेक्स्ट देख बेटे, है वही कंसेप्ट, बस अंदाज अलग है और कुछ नहीं है, इसको आप किरचॉफ से भी कर सकते हो। क्या कहता है, 4 सेल पैरेलल के अंदर जुड़े हैं, सभी का इक्विवेलेंट बराबर है, सब स्मॉल आर है, ठीक है, ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट, तो ईएमएफ की वैल्यू मुझे दे रखी है बेटे 2 वोल्ट। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस हर एक सेल के अक्रॉस, मतलब जब वोल्ट मीटर लगा करके इस सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस वी नापा गया तो 1.6 निकल कर आया, तो वी की वैल्यू 1.6 वोल्ट दे रखी है। बाहर रेजिस्टेंस दे रखा है, सब ध्यान से, जानबूझ करके टाइम पास करने के लिए 2 रेजिस्टेंस दिए 15-15 के, जो एक्सटर्नल सर्किट है वो 15-15 के 2 पैरेलल लगा के दिए। अरे से कोई पूछ बैठे क्या ये आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का, अगर मैं बाहर वाले की बात करता हूँ, बाहर वाले की, तो 1/R इक्वल्स टू 1/15 प्लस में 1/15 दैट इज 2/15 का मतलब क्या 7.5, हाँ, तो जिसको हम आज तक का एक्सटर्नल सर्किट आर बोलते हैं वो 7.5 दिया हुआ था, कितना 7.5। मुझसे क्वेश्चन कहता है साहब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है साहब। अब बड़े बच्चों देख, ये तो 4 सेल दे करके चला गया, 4 सेल दे गया, तारों का आर दे गया और 2 रेजिस्टेंस दे गया। मैंने क्या काम किया, मैंने इस सर्किट को मैनिपुलेट किया, कैसे किया, एक सिंगल बनाया, देखियो बात को ध्यान से, ये बना दिया साहब, अब तेरे को महसूस होगा जो अभी हम पढ़ करके आए वही चीज़ है, ठीक, इस हिसाब से लिखा इसको, और ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अभी, जो 20 का है वही 20 का होगा, तो ये तो 7.5 का हो गया, हाँ सर। ईएमएफ कितना, सर पैरेलल के अंदर ईएमएफ नहीं बदलता, ये पहले आपने सबसे पहले यही बताया था, बोले साहब ईएमएफ कितना है, सर ईएमएफ मेरा यहाँ हो जाएगा 2 वोल्ट का, क्योंकि सभी का 2 है तो इसका भी 2 होगा, बिल्कुल सही है सर। सर ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ, ये आर इक्विवेलेंट हो जाता है, बिल्कुल सही है सर, ये क्या है आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, और वी की वैल्यू 1.6, क्योंकि कॉम्बिनेशन पे लगाओ या अकेले पे लगाओ बात तो वी तो बदलेगा नहीं, तो साहब फॉर्मूला मैं जानता हूँ, याद है आपको आर का फॉर्मूला, जब मैंने आपको कल ये स्मॉल आर डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ इस फॉर्मूले को, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था सर, स्मॉल आर का फॉर्मूला ये आया था सर, E/V -1 इंटू में कैपिटल आर, ये कल ड्राइव कराया था, हेडिंग डलाई थी, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इस सेल का इंटरनल कितना है आर इक्विवेलेंट है, सही है, इसका कितना है आर इक्विवेलेंट है, ई कितना है सेल का, तो इसको लिख देता हूँ E-V अपॉन में वी इंटू कैपिटल आर, E2 -1.6 अपॉन में 1.6 गुणा में 7.5, अरे हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आती है, सॉल्व कर, तो ऊपर हो गया 0.4 है ना बेटे, तो 0.4 अपॉन में 1.6 गुणा में 7.5, पॉइंट से पॉइंट 1/4, 7.5/4, ठीक है। अच्छा तो ये तेरे पास आ गया अच्छा ये बेटे तेरे पास आया 7.5/4, तो ध्यान से देख 1/R इक्विवेलेंट है ये, और 1/R इक्विवेलेंट को अगर तू लिखता है तो 1/R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, 1/R इक्विवेलेंट मेरे पास, सॉरी R इक्विवेलेंट है यार, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R, 4 थे ना ये, हाँ, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरे पास हो गई 4/R का रिवर्स R/4, तो तू ध्यान से देख मैं इसके बदले लिख रहा हूँ बेटे, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना है, R/4 मस्ट बी इक्वल्स टू 7.5/4, यहाँ से कंफर्म हो गया साहब एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 7.5 ओम का है, खत्म। पर हाँ तो बोल यार, ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को किरचॉफ के ऊपर लेकर के नहीं गया, लेकिन जब ये किरचॉफ आएगा ना बेटे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होता है, आसान तो ये भी, इसमें भी क्या टफ है साहब, ठीक है, रोग किसी को फटाफट नोट कर, आ जाओ बेटे। देख ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस टॉपिक से डायरेक्ट है, ठीक है, ये मत सोचना कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये जब क्लास थोड़ा टाइम था तो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई सिलेबस उसका सैम्पल पेपर का, सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, बोर्ड में अभी तक आया नहीं है एक बार भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है बेटे, बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ स्मॉल ई है, मतलब ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है साहब, एक सेल है मेरे पास, उस सेल का ईएमएफ है और उसका इंटरनल है, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं मेरे को, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि इस सेल को एक 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक R1 और R2, 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R1 और R2, और मुझे R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा दे रखी है, R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा दे रखी है, गिवन है मेरे को। क्वेश्चन मुझे कहता है कि जब इस जोड़े को, मतलब इस सेल को
इन रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया R1 R2 के साथ, ठीक है, तो उसको जोड़ के 5 ऑब्जर्वेशन करी गई। R1 R2 को लिया, सर्किट को लिया, तो 5 ऑब्जर्वेशन दी गई। ऑब्जर्वेशन पहली क्या है कि बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के करंट देखा गया, बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, समझते हो तुम, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। इसका मतलब होता है ये कहानी थी, ये कहानी थी। और मैं एक बात जानता हूँ कि इस सिचुएशन में करंट हमेशा मैक्स चलता है, इससे फालतू करंट कोई सेल कभी छोड़ नहीं सकता। 5 ऑब्जर्वेशन ली गई। पहले तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, करंट देखा गया, ठीक है साहब। फिर R1 को लगाया सीरीज में, फिर R2 को लगाया सीरीज में, फिर R1 R2 दोनों को लगाया एक साथ। R1 मतलब एक ऑब्जर्वेशन हो गई, फिर यहाँ R1 लगाया, फिर R1 हटा के यहाँ R2 लगाया, फिर R2 हटा के R1 R2 दोनों लगाए, और फिर R1 R2 पैरेलल में लगा दिए यहाँ, एक R1 और एक R2। मतलब कहने का कि ये 5 ऑब्जर्वेशन ली गई। तो तुझे ये बताना है साहब कि इन 5 ऑब्जर्वेशन में जो ये 5 करंट ऑब्टेन किए गए, तो किस ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्ड कौन सा करंट होगा, किस ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्ड कौन सा करंट होगा। बहुत सही बात है। अब ये है तो कुछ नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेटे। जिस बच्चे को थोड़ा सा ये भी पता रहता है ना कि इक्विवेलेंट के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, वो इससे भी खत्म, इससे भी क्या नाम है, कंसेप्चुअली सॉल्व कर जाएगा इसको। तो मेरी बात को ध्यान से सुनियो बहुत बारीकी से। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में आते हैं तो इक्विवेलेंट दोनों से कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में आते हैं तो इक्विवेलेंट दोनों से ज्यादा हो जाता है, दोनों से ज्यादा, ठीक है, बात समझिए ध्यान से। इसका मतलब ये है कि सबसे हैवी रेजिस्टेंस कब बना होगा सर्किट का, सबसे हैवी जब बना होगा सब जब दोनों के दोनों सीरीज में रहे होंगे, मतलब ये स्मॉल r रहा होगा, उसके साथ दो R1 और R2 लगे होंगे। ये कहानी जब बनी होगी तो सबसे हैवी रेजिस्टेंस रहा होगा। इसे फालतू रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता। सीरीज में जो R1 R2 सीरीज में जुड़ गए साहब, तो आंसर दोनों से ज्यादा गया। हाँ, और सबसे कम कब होगा, सबसे कम तो जब ये अकेला होगा। सबसे कम कब होगा सर, जब ये अकेला होगा, मतलब स्मॉल r ही रहेगा, सेल के अक्रॉस और कुछ ही नहीं। फिर हाँ है ना, फिर सर जब R1 R2 जब दोनों पैरेलल आते हैं तो आंसर दोनों से कम जाता है, R1 से भी कम जाएगा, R1 से भी कम। एक ऑब्जर्वेशन R1 की एक R2 के साथ है, R2 ज्यादा है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा, इससे कम जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला होगा, इससे कम R और R के साथ R2। उससे कम रेजिस्टेंस ये रहा होगा क्या कि R और उसके साथ R1, और सर उससे कम रेजिस्टेंस रहा होगा R और R1 के साथ ये वाला जोड़ा पैरेलल वाला, R और R1 R2। तो ध्यान से देख, ये सबसे हैवी है, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, और फिर सबसे कम। ये रेजिस्टेंस है। ये क्या लिखे हैं मैंने, रेजिस्टेंस। हाँ तो बोलिए, आप जब अकेले बैठोगे आपके मन में ख्याल आ सकता है आपको कैसे पता चला कि ये वाला रेजिस्टेंस चौथे नंबर पे जाएगा। इसलिए जानता हूं कि R1 R2 अगर पैरेलल में जुड़ा तो आंसर R1 से भी कम जाएगा। भाई R2 तो ज्यादा दे ही रखा है, R1 R2 दोनों से कम जाएगा। R1 छोटा है तो जैसे 5 और 10 दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल जोड़ो, आंसर 5 से भी कम आएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा R1 से भी कम होगा, बस खत्म। ये छोटा सा कंसेप्ट, ये मैंने आपको हिंदी में लिखाया था, कभी याद होगा आपको, देख लो बोर्ड कैसे पूछ गया उसको। तो मुझे कहता है कि 5 कॉम्बिनेशन मुझे दिए गए, ये 5 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, सही है, कहो तो चलो सेल भी लगा देते हैं लो साहब, जब इतनी मेहनत करी है तो सेल को भी लगाओ। इंटरनल सीरीज में चलता है, वो थोड़ा ऊपर दिखा दिया, उसे मत घबराइएगा। ये है, बताइए करंट लिखो, चलो करंट लिख ही देते हैं इनका, आ जाओ। इसका करंट बोलो सबसे ऊपर वाले का, इसका करंट सर, इसके अंदर जो करंट होगा इसके अंदर वो E/R होगा। इसका करंट बोलो सर E/R इक्विवेलेंट, ये तो दिस वैल्यू इज 1, एक सीधे लिख देता हूँ बेटा इक्विवेलेंट, ठीक है, 1/R1 R2 करते रहना, R1 R2, R1 प्लस में R2, ये तो इसका इक्विवेलेंट हो गया, और प्लस में R, ये वैल्यू है। ये वाली वैल्यू कितनी है, ये है E अपॉन में R प्लस में R1। ये कितनी है, ये है E अपॉन में R प्लस में R2। ये कितनी है, ये है E अपॉन में R प्लस में R1 प्लस में R2। ये 5 करंट है सब, सही है। बच्चा बोला आप इतने सिस्टमैटिक वे से अरेंज क्यों कर रहे हो साहब, इसलिए कर रहा हूँ, इसके वैल्यू दे रखी है तेरे को, ये तो अंदाजा लगा कि न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर को तो अंदाजे से देख रहा है। क्या ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, ये क्या ये सबसे कम करंट होगा, यस, इसका रिजल्ट सबसे कम वाला होगा। सबसे कम कौन है, सबसे कम है साहब 0.42, ये 0.42 है, सही है। ये उससे कम वाला, सॉरी सब उससे ज्यादा वाला करंट, ये उससे ज्यादा करंट होगा। 0.42 से ज्यादा कौन है, 0.42 से ज्यादा है 0.60, ये रिजल्ट आना चाहिए 0.60। ये वाला रिजल्ट किसके बराबर होगा, ये वाला रिजल्ट उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा होगा तो 1.05, सही है। ये उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा तो 1.4, ये उससे भी ज्यादा होगा, ये उससे ज्यादा होगा तो 4.2, खत्म। फिर वो सेकंड पार्ट में बोलता है E की वैल्यू बताओ, R1 की बताओ, R2। अरे साहब जब 5 इक्वेशन बन गई तो 5 चीजें निकाल सकता है। अरे हाँ, तो ये सवाल था, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन इतने प्यारे तरीके से अरेंज करा CBSE ने सवाल। आज तक बोर्ड में नहीं आए, लेकिन आना पक्का है, ये गारंटी है।
चाहे तो आप नीचे लिख लेना सीबीएसई सैंपल पेपर। कोई समझ में आया ना बेटे? क्वेश्चन क्या था कि इनकी एक सर्किट थे, जो सेल था एक ई और आर स्मॉल आर का, R1 R2 दो और दे दिए। फिर कहता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन ली गई कि जब कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, फिर वो क्या नाम है R1 लगाया, फिर R2 लगाया, R1 R2 दोनों सीरीज में लगाए, R1 R2 दोनों पैरेलल लगाए। 5 ऑब्जर्वेशन 5 करंट है, बताओ किस ऑब्जर्वेशन में कौन सा करंट है? मैंने कॉमन सेंस से बता दिया। हाँ, वैल्यू निकाल दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड और सेकंड बाय फर्स्ट ये करते रहना। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोक देते हैं। आज हमने कवर कर लिया सीरीज और पैरेलल, ठीक है। कल की क्लास में कवर करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब सीरीज और पैरेलल जब एक उसमें आ जाएगी फॉर्मेट में, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।